आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मेरा टॉपिक है कक्षा 12 के विषय बैंकिंग में नेक्स्ट चैप्टर भी है। ये जितना मैंने अब तक दिया है वीडियो में या पढ़ाया है उससे नेक्स्ट चैप्टर है ये। पिछला चैप्टर मेरा या पिछली वीडियो मेरी साख पत्र की थी, उसके बाद जिसमें चेकों का विवरण था। उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है विनिमय विपत्र तथा अन्य साख पत्र। तो साख पत्र क्या होते हैं ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें मैंने पिछले चैप्टर में ये भी बताए थे कौन कौन से साख पत्र होते हैं। तो साख पत्र मतलब ऐसे पत्र जो मुद्रा के रूप में चलते हों लेकिन वास्तव में मुद्रा नहीं होते, साख पत्र कहलाते हैं। अब साख पत्र में सबसे महत्वपूर्ण पत्र यहाँ पर लिखा भी है क्या, विनिमय विपत्र। तो विनिमय विपत्र की ही पहले बात करेंगे, अन्य साख पत्रों की बात करेंगे। विनिमय विपत्र, विनिमय विपत्र आपने पढ़ा भी है क्योंकि 11th में ये अकाउंट्स के अंतर्गत था। इसके न्यूमेरिकल्स भी आपने सीखे ही होंगे, करे होंगे। तो विनिमय विपत्र को ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए, विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें लेखक द्वारा किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय पश्चात उसका भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो विनिमय विपत्र के द्वारा भुगतान दिए जाते हैं और इसके कितने पक्ष होते हैं, इसके कितने पक्षकार होते हैं, इसके पक्षकार होते हैं 3। ठीक है, इसके 3 पक्षकार होते हैं। लेखक यानी जो उस विनिमय विपत्र को लिखता है, ठीक है। दूसरा स्वीकर्ता जो उस विपत्र को स्वीकारता है, और तीसरा है अदाता। लेखक उस बिल को लिखता है, ये स्वीकारता है, ये भुगतान करता है, आगे जो भुगतान करेगा वो यही करता है। ये तीसरा व्यक्ति होता है जो उस विपत्र का भुगतान पाता है। तो पक्षकार कितने हो गए इसके, 3 पक्षकार इसके हो गए। अब अगर हम विनिमय विपत्र के प्रकारों की बात करें तो विनिमय विपत्र के प्रकार के अंतर्गत इसके प्रकारों को विनिमय विपत्र के प्रकार कई आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विनिमय विपत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला व्यापारिक विपत्र और दूसरा अनुग्रह विपत्र। अनुग्रह विपत्र। तो व्यापारिक विपत्र यानी कि जो व्यापारिक लेन देन को निपटाने के लिए जो उधार लेन देन होते हैं उसमें कुछ समय पश्चात, वर्तमान में हाथ के हाथ नहीं, कुछ समय पश्चात भुगतान होता है। तो उस कुछ समय पश्चात 2-3 महीने 4-5 महीने जो भी है उस संबंध में जो बिल लिखे जाते हैं, यानी किसी व्यापारिक लेन देन के कारण जो बिल उत्पन्न होते हैं, जो बिल लिखे जाते हैं, वो व्यापारिक विपत्र कहलाते हैं। या तो आपने उधार माल खरीदा होगा या उधार माल बेचा होगा, तो ये क्या है, ये व्यापारिक विपत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अनुग्रह विपत्र। अनुग्रह विपत्र ऐसे विपत्र जिनका आधार कोई व्यापारिक लेन देन नहीं होता, जो एक दूसरे की सहायता के लिए लिखे जाते हैं। ऐसे विपत्र जो एक दूसरे की सहायता के लिए अर्थात पारस्परिक सहायतार्थ हेतु लिखे जाते हैं, अनुग्रह विपत्र कहलाते हैं। इनके आधार कोई भी व्यापारिक लेन देन नहीं होता है। दूसरा अगला है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, दर्शनी विपत्र और दूसरा मुद्दती विपत्र। दर्शनी विपत्र और मुद्दती विपत्र। दर्शनी अगर आप यहाँ इसे हटा देंगे तो क्या शब्द हो गया, दर्शन। दर्शन मतलब किसी को देखना, दर्शन होता है ना। तो ऐसा विपत्र जिसके भुगतान का समय निश्चित नहीं होता है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, उसका कोई भुगतान का समय निश्चित नहीं है। जिस समय वो स्वीकर्ता के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है उसका भुगतान उस समय
हो जाता है तो वो दर्शनी विपत्र है, यानी इसका भुगतान देखने मात्र से, किसी जब लाओगे तब उसका भुगतान हो जाता है तो वो दर्शनी विपत्र कहलाता है। इसमें भुगतान का कोई समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है? मुद्दती विपत्र। अब थोड़ा यहाँ भी देखिए, अगर इसको हटा दे तो क्या बन जाती है? मुद्दत। कहते ना बहुत मुद्दत हो गई, तो मुद्दत का मतलब क्या है? टाइम, समय। ठीक है, यानी कोई ऐसा विपत्र जिसके भुगतान का समय निश्चित है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी है, लेकिन भुगतान का समय निश्चित है, मुद्दती विपत्र कहलाता है। यानी जिसमें समय नहीं होता, देखकर भुगतान कर दिया जाता है, दर्शनी विपत्र। जिसमें समय होता है और उसी समय पश्चात प्रस्तुत किया जाता है तो वो मुद्दती विपत्र कहलाता है। और तीसरा प्रकार है इसका स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर भी ये 2 प्रकार का होता है, देशी विपत्र और दूसरा इसका उल्टा विदेशी विपत्र। देशी विपत्र जो एक ही देश में लिए दिए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, उनका भुगतान भी उसी देश में होगा, वो लिखे भी उसी देश में गए हैं, तो देशी विपत्र। इसमें क्रेता विक्रेता एक ही देश के होते हैं। दूसरा है विदेशी विपत्र, जिसमें क्रेता विक्रेता 2 देशों के होते हैं, यानी लिखा जाएगा इस देश में तो भुगतान होगा किसी दूसरे देश में, तो वो क्या कहलाता है? वो विदेशी विपत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये विनिमय विपत्र के बारे में अभी मैंने इसके पक्षकार और प्रकार बताए। यहाँ पे टॉपिक है विनिमय विपत्र तथा अन्य साख पत्र। तो विनिमय विपत्र की मैंने बात करी, अब अन्य साख पत्रों की बात करते हैं, जिसमें है दूसरा प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र में अभी हमने विनिमय पत्र में देखा था कि लेखक कोई और होता है, लिखूंगा मैं, लेकिन इसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? इसमें भुगतान करने की प्रतिज्ञा वही व्यक्ति करता है जो इसको लिखता है। ये कैसे लिखा जाता है कि आज से 2 महीने पश्चात इन्हें या इनके नाम लिखा होता है, इन्हें या इनके आदेशानुसार मैं इतने रुपए देने की प्रतिज्ञा करता हूं। तो ये प्रतिज्ञा पत्र जो प्रतिज्ञा करता है वही भुगतान देता है। इसमें भुगतान करने की प्रतिज्ञा की जाती है या वचन लिया जाता है। इसे प्रोमिसरी नोट कहते हैं, प्रोमिस से ये शब्द बना है। इसमें इसका मतलब इसके 2 ही पक्ष होते हैं। इसके कितने पक्ष होते हैं? इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक तो लेखक और जो खुद भुगतान भी करता है, और दूसरा पाने वाला, अदाता, यानी कि लिखने वाला और जो भुगतान हो पाएगा। इस विनिमय विपत्र के अंतर्गत जो लेखक होता है वो भुगतान पाने वाला बन सकता है, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत जो लेखक होता है वो भुगतान पाने वाला नहीं बनता, वो दूसरे को ही भुगतान हमेशा करेगा। ठीक है, तो ये प्रतिज्ञा पत्र के बाद तीसरा टॉपिक है हुंडी। हुंडी फिल्मों वगैरह में आपने खूब सुना होगा, ये पुरानी पिक्चरों में आपको मिलेगी हुंडी। हुंडी संस्कृत भाषा के हुंड शब्द से बना है। संस्कृत भाषा के हुंड शब्द से बना है, जिसका अर्थ है संग्रह करना। संग्रह करना। तो जब किसी व्यक्ति पर पैसा होता था तो हुंडी लिख दी जाती थी, और वो भी ये उसमें ये लिखा होता था कि इतने समय पश्चात इतने रुपए भुगतान करने हैं, विनिमय विपत्र की भांति ही उसमें लिखा होता था। तो हुंडी जो है एक देशी साख पत्र है, यानी देश में ही चलता है, और ये किसी भी भारतीय भाषा में लिखा जाता है। किसी भी भारतीय भाषा में, अगर आप यहाँ के तो यहाँ की भाषा, आप गुजरात के तो गुजराती, इसके लिए कोई भाषा निर्धारित नहीं है, ये किसी भी देशी भाषा में लिखा जाता है। क्योंकि ये, और एक चीज़ और, इन जितने भी ये साख पत्र होते हैं उनके लिए एक अधिनियम है जो मैंने पिछले चैप्टर में भी बता दिया था, मैं एक बार और फिर उसको बता देता हूँ। वो है भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। यानी जितने भी साख पत्र हैं उनकी व्यवस्था भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत की गई है। चेक, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र
और जितने भी साख पत्र है वो इसकी व्याख्या इसके अंतर्गत है। लेकिन हुंडी को भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ये इस अधिनियम से बाहर है। ठीक है, तो ये हुंडी है, इसे किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। अगला ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। अगला साख पत्र है बैंक ड्राफ्ट। थोड़ा इसको समझेंगे कि चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या है, तब मैं इसका थोड़ा अर्थ बताऊंगा। ये चेक है, चेक कोई व्यक्ति लिखता है तो वो किसके ऊपर लिखता है, किसी बैंक के ऊपर चेक लिखा गया, बैंक के ऊपर, और बैंक से ये कहा गया कि मैं इस व्यक्ति को भेज रहा हूं, इसको भुगतान कर देना। ठीक है, यानी कि चेक के द्वारा बैंक को किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, और बैंक ड्राफ्ट क्या है, बैंक ड्राफ्ट के अंतर्गत एक बैंक, ये चेक किसी भी बैंक से भुगतान हो सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बैंक ड्राफ्ट के अंतर्गत एक बैंक अपनी ही बैंक को, यानी कि अपनी ही शाखा को किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश देती है। इसमें व्यक्ति द्वारा, इसमें क्या है, चेक के माध्यम से व्यक्ति बैंक को आदेश देता है व्यक्ति को भुगतान करने के लिए। लेकिन बैंक ड्राफ्ट में एक बैंक अपनी ही बैंक की दूसरी शाखा को भुगतान करने का आदेश देती है। व्यक्ति टू बैंक चेक और बैंक टू बैंक बैंक ड्राफ्ट कहलाता है। तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक बैंक किसी अपनी ही बैंक की जो दूसरे स्थान पर स्थित है उस बैंक की शाखा को ड्राफ्ट में लिखे हुए व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश देती है। ठीक है, अंतिम और लास्ट अन्य साख पत्र के अंतर्गत आता है कोषागार विपत्र। कोषागार विपत्र, इसे ट्रेजरी बिल और बोलते हैं। या इसे सरकारी हुंडियां, सरकारी हुंडियां या हुंडी लिख देता हूं केवल, सरकारी हुंडी। ये क्या है, कोषागार विपत्र या ट्रेजरी बिल के नाम से आपको सुनने को मोस्टली ये मिलेगा। ट्रेजरी बिल, सॉरी, जब सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो वो अल्पकाल के ऋण के लिए 3 महीने, 6 महीने, 9 माह या अधिकतम 12 माह सरकार जो ऋण लेती है अधिकतम अल्पकाल के लिए ही ऋण लेती है। तो वो एक विपत्र छपवाती है और उस विपत्र को जनता को बेचती है। ठीक है, तो वो जनता एक टेंडर की तरह ये बेचे जाते हैं, टेंडर के तरह भांति बेचे जाते हैं, डाकघर से या रिजर्व बैंक के आदेश से किसी अन्य संस्थाओं के द्वारा ये बेचे जाते हैं। तो लोग इनको खरीदते हैं और सरकार को एक ऋण के रूप में धनराशि मिल जाती है। तो ये प्रथम श्रेणी के बिल कहलाते हैं क्योंकि इन पर सरकार की गारंटी होती है। तो सरकार को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो वो ऋण कोषागार विपत्र के माध्यम से या ट्रेजरी बिल के माध्यम से एकत्र करती है। ठीक है, ये आता भी है कभी कभी बोर्ड में, कोषागार विपत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज विनिमय विपत्र और अन्य साख पत्र के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।